हेलो लर्नर्स। तो परसेप्चुअल प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए वी विल नॉट टॉक अबाउट द फोर्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन विच इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग। नाउ ये जो प्रोसेस है यहीं पे सारा खेल छुपा हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है कि हमारे को जो भी स्टिमुलाई मिला, जिसको हमने रिसीव किया, सिलेक्ट किया, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद हम उसका क्या मतलब निकालते हैं। तो जो हम लोग जो परसेप्शन बोलते हैं, हम जो अपनी धारणा बनाते हैं, हम जो अपनी मन में कोई परसेप्शन बनाते हैं, वो सारी एक्टिविटी इस फोर्थ स्टेप के अंदर होती है। सो इट इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप ऑफ द परसेप्चुअल प्रोसेस। नाउ द आफ्टर द डेटा हैज बीन रिसीव्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, द परसीवर इंटरप्रेट्स और असाइंस मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन, जो हमने ग्रुपिंग में देखा। नाउ परसेप्शन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस ओनली आफ्टर द डेटा हैज बीन इंटरप्रेटेड। एक बार आपने डेटा को इंटरप्रेट किया, उसके बाद आप उसको कहीं ना कहीं उसका आप इंटरप्रिटेशन करके अपना परसेप्शन क्रिएट करना शुरू करते हैं यहाँ पे। सो देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। वो सब फैक्टर्स को एक एक करके हम लोग समझेंगे। द फर्स्ट फैक्टर इज परसेप्चुअल सेट। परसेप्चुअल सेट क्या होता है? जो हमारी पहले से जो हमारी मानी हुई जो बिलीव्स है, हमारी जो मान्यता है, हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे जो प्रीवियस परसेप्शन है, सबसे पहले ऑफ कोर्स वो हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए हम सारी चीजों को अपनी पुरानी मान्यताओं के साथ या अब तक हमने जिंदगी में जो देखा है उन बिलीव्स के साथ उनको कंपेयर करते हैं, एंड इट प्लेज अ वेरी डीप इन्फ्लुएंस ऑन आवर परसेप्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मैनेजर ने अगर ये बिलीव बना के रखी हुई है कि वर्कर्स जो होते हैं वो आमतौर पे लेजी होते हैं, उन्हें तो अपना काम करने में कंटाड़ा आता है, दे आर शर्कर्स, उनको कोई काम करना पसंद ही नहीं है, एंड उनको ये होता है कि भाई बस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा ले लो और हमको उसके बदले में मेहनत नहीं करनी है। नाउ अगर कोई मैनेजर अगर ऐसी हुई, तो उसका फ्यूचर मतलब वो कभी भी किसी भी वर्कर के साथ बात करेगी तो उसको यही लगेगा कि ये तो आलसी है और इसको हमेशा मुझे डंडा लेके ही करना चाहिए। और इवन एक नया सेट ऑफ वर्कर्स भी आता है, अगर एक नई टीम भी आती है, तो वो उनको थोड़ा सा शक की नजर से या फिर इस नजर से देखेगी कि नहीं, इन लोगों को बहुत मॉनिटर करने की जरूरत है। सो द मैनेजर टेंड्स टू इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू हर ओन मेंटल सेट। जो उसने अभी तक वर्कर्स के बारे में धारणा रखी है, वो वही धारणा से आगे चलती रहेगी। अक्सर टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप में भी ये चीज देखी जाती है कि जो टीचर्स ये पहले से ही मानते हैं कि सब स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल करना पड़ता है, उनको थोड़ी सी भी डील दे तो सर पे चढ़ जाएंगे, तो वो बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। वहीं पे कुछ अगर टीचर्स ऐसे होते हैं विच बिलीव कि नहीं, इट्स ओके, आई मीन लाइक किड्स आर चेंजिंग दीज डेज, सो दे विल बिहेव विद देयर स्टूडेंट्स डिफरेंटली। सो हमारी पहले से कि क्या धारणा है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रेटिंग। नेक्स्ट कम्स अट्रीब्यूशन। अब अट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल असाइंस कॉजेज टू द बिहेवियर ही और शी कंसीव्स। अब मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी कि हमारा जो ब्रेन है ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ये ऐसा विचित्र कंप्यूटर है कि जिसको हर एक चीज में मतलब ढूंढने की आदत है। जहां पे कोई मतलब नहीं हो, वहां पे भी हम मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो इसका कारण ये होगा, ये ऐसा हो रहा है तो इसका कारण ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फ्रेंड लेट आ रही है, आप सुबह 9 बजे मिलने की अगर डिसाइड करते हैं, और अगर आपकी फ्रेंड लेट हो गई है, तो आप बैठ के भांति भांति के कारण सोचेंगे। आपका ब्रेन बैठ के विचित्र विचित्र कारण सोचता रहेगा कि उठी ही लेट है, रात को देर तक जाग रही होगी, सोई नहीं होगी, या फिर लेट उठी है, या फिर एज यूजुअल अभी तक बाथरूम में होगी, या फिर आज इसको वापस से प्रोग्राम कैंसिल करना होगा। ना, हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन हो, आपकी फ्रेंड की गाड़ी खराब हो गई हो, या कुछ रास्ते के अंदर काम आ गया हो, घर के ऊपर कोई काम आ गया हो, बट यू ट्राई टू असाइन कॉजेज, रियल रीजन आपको पता नहीं है। हम लोग आप जो मेरे लर्नर्स है, आप सब यंगस्टर्स है, तो कभी अगर आप घर पे देर से आते हैं, कॉलेज से देर से आते हैं, ट्यूशन से देर से आते हैं, या फ्रेंड्स के साथ घूमने गए वहां से देर से आते हैं, तो मम्मी पापा अजीबो गरीब कारण सोचने लग जाते हैं। उनके दिमाग में तो सारे सिनारियो कि भाई मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वहां से लेके ये तो एकदम नालायक है, ये हमेशा सारा टाइम बाहर ही घूमता रहता है, और या तो इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो इतने सारे सिनारियो वो लोग सोच लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट एट्रीब्यूशन, दैट यू ट्राई टू असाइन कॉजेज जो आप समझते हो। नाउ पीपल दे जनरली डू नॉट ओनली लाइक टू ऑब्जर्व बिहेवियर, बट आप बिहेवियर को देखने के बाद कॉजेज अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में बैठे हैं और आप देखते हैं कि आपकी कोई नॉर्मल आपकी कोई क्लासमेट है, वो जरूरत से ज्यादा मतलब थोड़ी सी उदास लग रही है, स्माइल नहीं कर रही है, या फिर जस्ट थोड़ी एनर्जी लो लग रही है, तो आप सोचेंगे इसका या तो मम्मी पापा के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, या अपने किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है। आप कहीं ना कहीं उसको कॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे।
हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या हो सकता है दैट शी इज जस्ट क्वाइट, दैट्स इट। बट वी लाइक टू ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करने के बाद हम जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये रियल रीजन हो सकता है, तभी इसका बिहेवियर आज ऐसा था। नाउ दिस इवैल्यूएशन and reaction to others behavior might be heavily influenced by their perception that others are responsible for their behavior। हमारी आदत क्या है कि हम कहीं ना कहीं रीजन जब चिपकाते हैं हम तो सोचते हैं कि भाई यही वजह से ऐसा हो रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, एट्रीब्यूशन का जो नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है कि अगर प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, नाउ यूजुअली हो सकता है कि भाई पूरा प्लांट, कोई जो फैक्ट्री है वहां की पूरी टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है, मैनेजर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट हेड ऑफिस की क्या फितरत होती है, हाँ हम लोगों ने नई मशीन लगा दी ना, इसी के लिए ये फटाफट ये मशीन प्रोडक्टिविटी हो गई, नहीं तो ये लोग तो निकम्मे, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है बॉसेस ने किया, हेड ऑफिस ने किया। या फिर कई बार मैंने अक्सर कॉर्पोरेट ऑफिस में देखा है कि मेहनत बेचारा पूरी टीम वाले कर रहे होते हैं, सेल्समैन कर रहे होते हैं, फ्लोर वर्कर्स कर रहे होते हैं, बॉस आएगा, देखा मैंने आपको आइडिया दिया ना, मेरे आइडिया के कारण हम लोग सक्सेसफुल हुए। तो वहां पे थोड़ा सा वर्कर्स डिमोटिवेट होते हैं, ये परसेप्शन को अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर देखिए, अगर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक नर्स हॉस्पिटल के अंदर ट्रे ड्रॉप कर देती है, तो अगर उसकी गलती से ड्रॉप होती है, तो उसके जो बॉसेस होंगे वो लोग बोलेंगे ये तो जब देखो, जो डॉक्टर्स है या जो भी नर्सिंग स्टाफ है बोलेगा ये तो जब देखो गिराती पड़ाती रहती है, तो धरती कंप है, इसको तो जब बहुत एकदम क्लमजी है। तो आप उसको डांटेंगे या बहुत गुस्सा आएगा तो फायर कर देंगे, आप सोचेंगे इसने जानबूझ के गिरा है खुन्नस निकालने के लिए। कई बार ऐसे होता है कि भाई जस्ट अभी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करके आप निकले और गलती से जोर से दरवाजा बंद हो गया, हाँ ज्यादा ही तेवर दिखा रहा है, अरे भाई उससे गलती से गिर गई। बट वहीं पे अगर कोई डॉक्टर पानी पी रहा हो या हॉस्पिटल का कोई सीनियर एडमिन पानी पी रहा हो और उससे पानी गिर गया हो, गलती से नर्स उस पर स्लिप हो जाती है, तो बोलेंगे ओहो कोई बात नहीं, वो तो गलती से गिर गई ये करके। तो हम लोग एट्रीब्यूट करते हैं कॉजेस को जहां पे देयर इज नथिंग टू बी एट्रीब्यूटेड टू, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी ह्यूमन, इवन आई डू इट, इवन यू डू इट। देन कम्स स्टीरियोटाइपिंग, इस पे हम थोड़ी सी लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग को कई बार लोग गलत भी समझते हैं। स्टीरियोटाइपिंग कुछ सेंसेस में हेल्पफुल होती है, खासकर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टीम्स के अंदर, जहां आप स्ट्रेंजर्स के साथ काम करते हैं, नए लोगों के साथ काम करते हैं, वहां पे स्टीरियोटाइपिंग काम आती है। बट स्टीरियोटाइपिंग का एक दूसरी कजिन सिस्टर है, वो है प्रिजुडाइज। वो बड़ी अगली कजिन सिस्टर है, उससे हमको थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है स्टीरियोटाइपिंग से। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। नाउ व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग टिपिकली? इट इज द टेंडेंसी टू असाइन attributes to someone solely on the basis of a category of people to which that person belongs। मतलब यहाँ पे भी एट्रीब्यूशन हो रहा है, बट आप यहाँ पे एट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं वो किसी इवेंट को नहीं कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को नहीं कर रहे हैं, किसी माहौल को नहीं कर रहे हैं, आप एक व्यक्ति को वो स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। किस बेसिस पे? कि जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब ये कैटेगरी काफी हो सकती है। सबसे पहले जो सबसे कॉमन स्टीरियोटाइप होता है, दैट इज मेल फीमेल। कि भाई आप सोचते हैं कि भाई आदमी ऐसे होते हैं, औरत ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती है। फिर उसके बाद कंट्री के बेसिस पे आप स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, सब इंडियंस ऐसे, सब अमेरिकन ऐसे, सब ऑस्ट्रेलियंस ऐसे, सब साउथ अफ्रीकन ऐसे, हम उधर स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। फिर रेस के बेसिस पे करते हैं, ब्लैक्स ऐसे, व्हाइट्स ऐसे, चाइनीज ऐसे, ब्राउन्स ऐसे, तो हम कहीं ना कहीं वो उधर स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। फिर रीजन के बेसिस पे स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। तो देर आर मेनी 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 काउंटलेस वेज इन विच यू कैन स्टीरियोटाइप पीपल। नाउ प्रोफेशन के बेसिस पे कई लोग करते हैं कि भाई ये डॉक्टर ऐसे होते हैं, सारे डॉक्टर इस तरह के होते हैं, उनकी हैंडराइटिंग खराब ही होती है सब डॉक्टर्स की। प्रोफेसर होते हैं वो एकदम खड़ूस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा अपनी धुन में ही रहते हैं। तो हम इस तरह से कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। ये जैसे मेरे भी मुंह से आप सुन रहे हैं इस समय, तो मेरे दिमाग के अंदर जो टिपिकल इन प्रोफेशंस के बारे में स्टीरियोटाइप्स है मैं बोले जा रहा हूँ। नाउ स्टीरियोटाइपिंग हेल्प करती है टू असाइन मीनिंग टू अ मास ऑफ डेटा। Now, for example, if मैं क्यों बोला कि स्टीरियोटाइपिंग कई बार हेल्पफुल होती है? Now, if I'm addressed or if I'm invited to speak to a bunch of कंप्यूटर इंजीनियर्स, मुझे बुलाया जाता है कि मैं जैसे लॉ भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे बुलाया जाता है कि आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में या साइबर लॉज के बारे में हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तो मैं अपने दिमाग में क्या एक स्टीरियोटाइप धारणा बनाऊंगा कि ये सब जो टेकीस होते हैं, ये सब जो गीक्स होते हैं, इन लोगों को तो कंप्यूटर्स के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है, तो इनको कंप्यूटर का बहुत ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मेरे जो जोक्स है या मेरे जो इंसिडेंट्स है वो थोड़े से कंप्यूटर से रिलेटेड या टेकी जोक्स होने चाहिए, गीकी बातें होनी चाहिए, जो इन लोगों को अच्छी लगेगी, जो इनको भाएगी। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को उस तरह से बनाऊंगा। नो व्हाट एम आई डूइंग? वो हो सकता है कि 100 लोग मुझे सुनने वाले हैं,
100 में से कुछ लोग हो जिनको कंप्यूटर की जेन्युइनली कोई बहुत नॉलेज नहीं है, दे आर ठीक है, दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बट उनको बहुत हार्ड कोर, उनको खाली अपने ही सब्जेक्ट की नॉलेज हो, या फिर उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज जस्ट देयर प्रोफेशन, उनको उसके सिवाय भी बहुत शौक है कि भाई दे लाइक टू डू समथिंग, दे लाइक टू पेंट, दे लाइक टू क्रिएट, दे लाइक टू डू एनीथिंग, एंड प्रोबेबली दे एंजॉय डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमर। बट व्हाट दिस हेल्प्स इज दैट कि जहां मैं 100 लोगों को एड्रेस करने जा रहा हूं, वहां पे मेरे को हर एक की इंडिविजुअल प्रेफरेंस पूछने की जरूरत नहीं। मुझे एक बेसिक कि भाई ऑन एन एवरेज ये बात सब लोगों को अच्छी लगेगी तो मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। या फिर नाउ इफ आई एम एड्रेसिंग एन ऑडियंस ऑफ अमेरिकन ऑडियंस, तो वहां पे मुझे पता है जैसे अमेरिकन कल्चर है, वहां पे थोड़ा सा फ्री कल्चर होता है, थोड़ा सा मी लाइक पीपल आर जनरली आउटस्पोकन, अर्नेस्ट, आउटराइट। तो वो आप उनसे जब बात करते हैं तो आपके जो जोक्स होते हैं, आपका जो मैनरिज्म होता है वहां पे फॉर्मल कम होते हैं, फॉर्मल टोन कम होता है, एंड यू आर बेसिकली ऑन फर्स्ट नेम बेसिस, एंड यू ट्राई टू टेक, आपके जोक्स भी थोड़े उस तरह से होते हैं। वहीं पे इफ यू आर एड्रेसिंग अ ब्रिटिश ऑडियंस और इवन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी लाइक इंडिया, सो वहां पे क्या है कि आप एक लिहाज के बाहर जोक्स नहीं मार सकते, एक लिहाज के बाहर किसी के साथ तू तड़ाक करके बात नहीं कर सकते, थोड़ा सा वहां पे मिस्टर एंड एड्रेस टाइटल फॉर्मल एड्रेस से कहीं ना कहीं होता है। तो ये क्या होता है, दिस विल हेल्प मी नॉट टू मेक एन फूल ऑफ माई सेल्फ, और मैं सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं या इंसल्टेड फील नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए स्टीरियोटाइपिंग का कई बार फायदा होता है। नाउ मैंने आपको एक बात बोली थी, स्टीरियोटाइप की एक कजिन सिस्टर है, या स्टीरियोटाइप का एक कजिन ब्रदर है, विच इज प्रिजुडाइज। अब प्रेजुडाइज क्या होता है, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज में एक फर्क है। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर बोलता हूं, लेट मी गिव यू वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेजुडाइज जो पूरी दुनिया के अंदर जिसको जोक मारा जाता है, कि जो विमेन होती है, जो लड़कियां होती है, जो औरतें होती है, वो बहुत अच्छी ड्राइवर नहीं होती। ठीक है, ये बात मैं भी मानता था बहुत साल पहले, काफी साल पहले। नाउ अगर मेरे सामने कोई विमेन ड्राइवर आती है हु इज बेटर ड्राइवर देन मी, फॉर एग्जांपल माय ओन वाइफ, शी इज बेटर ड्राइवर देन मी, या फिर आई नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो मुझसे अच्छी गाड़ी चलाती है, ये करके, तो अगर मेरे को ये डेटा दिखता है, मुझे बात समझ में आती है, तो आई हैव गॉट टू अंडरस्टैंड, तो मुझे कहीं ना कहीं अपना स्टीरियोटाइप को चेंज करना पड़ेगा। नाउ आई एम रेडी टू चेंज इट, इट इज अ स्टीरियोटाइप, इट इज नॉट अ प्रेजुडाइज। आमतौर पे बोला जाता है कि लड़कियां कमजोर होती है, लड़कियां वीक होती है, बट मैंने अपनी वाइफ को चाइल्ड बर्थ के दौरान देखा हुआ है, आई हैव सीन द अमाउंट ऑफ पेन शी हैज अंडरटेकन, आई हैव सीन अदर वुमेन आल्सो हु हैव डन सुपर ह्यूमन थिंग्स। तो आज की डेट में ये बात नहीं मानता कि औरतें औरतें कमजोर होती है, मर्दों के बराबर, उनसे ज्यादा, कई मामलों में उनसे ज्यादा वो स्ट्रांग होती है। तो नाउ आई एम नॉट प्रेजुडाइज टुवर्ड्स देम। बट प्रेजुडाइज क्या होता है, इट इज अ स्टीरियोटाइप दैट रेजिस्ट टू चेंज व्हेन प्रेजेंटेड विद कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन। कोई आपको आके बताए भी भाई ऐसा नहीं होता है, कोई आके बोलता है ब्लैक्स आर ऑल क्रिमिनल्स, ठीक है, जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं दे आर ऑल क्रिमिनल्स, तो आप बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, दे आर क्वाइट एजुकेटेड, दे आर वेल एजुकेटेड एंड दे आर डिसेंट पीपल, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज है, अच्छे अच्छे चेंज मेकर्स, अच्छे अच्छे ऑथर्स ने इस दुनिया में, which have come from that community, from that race, and they have made a lot of things, but फिर भी कोई बोलता है हाँ वो कोई एक्सेप्शन होंगे, बट मैं अपना मन चेंज करने को तैयार नहीं हूँ। या कोई पर्टिकुलर इंडियन कम्युनिटी के बारे में कोई बोलता है कि भाई ये सब सिख्स ऐसे होते हैं, या सब मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, या सब हिंदूज ऐसे होते हैं। तो अगर आप एक स्टीरियोटाइप बनाते हैं और उसके बाद आपको कोई बताता भी है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं, ऐसे भी होता है, हाँ हाँ वो एक आध दो जने ऐसे होंगे बट बाकी मेन तौर पे तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, नो दिस इज अ प्रेजुडाइज। सो स्टीरियोटाइप कैन बी हेल्पफुल, प्रेजुडाइज इज नेवर हेल्पफुल। कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर कोई आपको कोई बात कॉन्ट्ररी बोलने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट सुनिए, सुनने के बाद समझिए और अपने आप से पूछिए कि क्या मेरी धारणा गलत है, क्या मेरा परसेप्शन गलत है। अगर वो गलत है तो उसको अब मेरे को रीऑल्टर करने की जरूरत है। Now, stereotyping, it creates social injustice, it results in poor decision making, stifle innovation, causes underutilization of human resources, and they contribute to ineffectiveness and efficiency. Now, stereotyping, जैसे मैंने पहले भी बोला, it is understood as wrong or bad. That is not the case always. It is also useful sometimes to process information that increases one's efficiency in making sense out of their environment. अभी for example, अगर मैं एक मेरी नई जॉब लगती है और मैं अगर एक बैंक में जाता हूँ, नाउ व्हाट विल बी द स्टीरियोटाइप दैट आई विल हैव अबाउट बैंकर्स, कि बैंकर्स आम तौर पे सीरियस होते हैं, दे लाइक टू प्ले विद द नंबर्स, दे लाइक टू प्ले विद द डेटा, दे लाइक टू ड्रेस फॉर्मली, दे आर स्मार्ट एंड दे आर यूजुअली टू द पॉइंट। सो ये स्टीरियोटाइप मुझे क्या हेल्प करेगा, टू ड्रेस राइटली फॉर द जॉब, टू बिहेव राइटली फॉर द जॉब। सो दैट इज हाउ स्टीरियोटाइपिंग कैन बी यूजफुल टू मी। अदरवाइज मैं बैंक में टी शर्ट और जीन्स में चला जाऊंगा, वहां जाके एकदम फालतू जोक्स मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ,
तो दिस इज नॉट द वे हाउ टू बिहेव इन अ वर्क प्लेस. सो इट कैन बी यूजफुल इन मेकिंग सेंस आउट ऑफ द इन्वायरमेंट. नाउ स्टीरियोटाइपिंग इज एसेंशियली अ 4 स्टेप प्रोसेस. हम चाहे या ना चाहे, जब भी हम स्टीरियोटाइपिंग करते हैं तो 4 प्रोसेस के थ्रू हमारा ब्रेन चलता है, 4 स्टेप्स के थ्रू हमारा ब्रेन चलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कैटेगराइज करते हैं पीपल इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेरियस क्राइटेरिया सच एज एज, जेंडर. बच्चे ऐसे ही बिहेव करते हैं, सीनियर सिटीजन ऐसे ही बिहेव करते हैं, जो टीनेजर्स है वो टेम्परामेंटल होते हैं, बड़े चिड़चिड़े होते हैं, जो सीनियर सिटीजन है वो यूजुअली काम और एकदम वो भक्ति भाव वाले होते हैं. तो या फिर जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे कि भाई मेल्स यूजुअली ऐसे होते हैं, फीमेल्स उनके जो होते हैं वो, मेल्स को रोना नहीं चाहिए. कई बार हम लोग बोलते हैं कि क्या लड़की की तरह रो रहा है. नाउ दिस इज नथिंग बट अ वेरी नेगेटिव स्टीरियोटाइप. या फिर रेस, आप उनके स्किन कलर के ऊपर या ऑक्यूपेशन के ऊपर से उन लोगों को स्टीरियोटाइप करते हैं कहीं ना कहीं. आप मानिए या ना मानिए, हम सब लोग स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, इंक्लूडिंग मी. सो इट इज क्वाइट नॉर्मल. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल पीपल दैट इफ यू कैच योरसेल्फ स्टीरियोटाइपिंग, you don't need to be feel ashamed, you need not be feeling guilty. Only thing that is needed from you is that अगर आप देखते हैं कि आपका स्टीरियोटाइप प्रेजुडाइज में चेंज होता जा रहा है, तो अपने आप से सिर्फ इतना पूछिए, वेदर आई एम स्टीरियोटाइपिंग दिस पर्सन और वेदर आई एम प्रेजुडाइज्ड टुवर्ड दिस पर्सन. अगर वो प्रेजुडाइज्ड है तो आपको चिंता करने की जरूरत है. स्टीरियोटाइप है और अगर वो स्टीरियोटाइप आपका रॉन्ग प्रूव होता है तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइन करना पड़ेगा. वो देखते हैं आगे के स्टेप्स में. तो आप क्या इन्फर करते हैं, एक बार जैसे ही आप लोगों को कैटेगराइज करते हैं, आई एम सॉरी, कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद यू ट्राई टू इन्फर दैट इस कैटेगरी के सभी लोगों के सेम ट्रेड्स होते हैं. बहुत कॉमन स्टीरियोटाइप्स हिंदी फिल्मों में जो हम लोग देखते आ रहे हैं, पंजाबी होते हैं लाउड शोर शराबे वाले, फिर जो सिंधीज होते हैं वो एकदम बिजनेसमैन और खाली पैसे के पीछे भागने वाले, मारवाड़ीज होते हैं वो कंजूस होते हैं, पारसीज जो होते हैं वो हमेशा बस अपना वो डिकरा डिकरा करते रहते हैं. तो ये सब स्टीरियोटाइप्स है कहीं ना कहीं. तो आप यही, आपको कभी भी किसी नए व्यक्ति को मिलेंगे, अच्छा ये पंजाबी है तो ये ऐसा ही होगा, अच्छा ये मारवाड़ी है तो ये ऐसा ही होगा. नाउ यू ट्राई टू फॉर्म एक्सपेक्टेशंस कि ये ऐसे ही बिहेव करेगा या यही करेगा. अब ना फॉर एग्जांपल, मैं अपनी कम्युनिटी की अगर बात करूं तो मैं खुद एक पंजाबी हूं. एंड यूजुअली पंजाबियों के बारे में ये सुनना जाता है या सोचा जाता है दैट दे आर क्वाइट हेवी ड्रिंकर्स, या फिर ये दे लव दे बटर चिकन, चिकन टिक्का, बटर चिकन, ये सब चीजें बहुत इंजॉय करते हैं पंजाबीज. तो व्हेन पीपल कम टू नो दैट आई डू नॉट ड्रिंक और आई एम अ वेजिटेरियन, तो दे आर लाइक, हैं पंजाबी हो क्या, वेजिटेरियन है? तो कहीं ना कहीं वो मेरे बारे में एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर मैं पंजाबी हूँ तो मुझे बटर चिकन बड़ा अच्छा लगता होगा, मुझे चिकन टिक्का बड़ा अच्छा लगता होगा. व्हेन आई टेल देम नो नो थैंक यू, आई एम अ पंजाबी बट आई एम अ वेजिटेरियन, दे आर लाइक, हैं ये कैसे? या फिर इवन मेरे साथ एक और भी स्टीरियोटाइपिंग होती है. यूजुअली पंजाबियों के बारे में कहा जाता है कि भाई उनको छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं, लस्सी बहुत अच्छी लगती है. ना मुझे छोले भटूरे पसंद है, ना मुझे लस्सी पसंद है. तो लोग बोलते हैं यार कैसा पंजाबी है, तो ये सब खाता ही नहीं है. तो अब ये नहीं खाने से तो मैं जो हूँ वो तो चेंज नहीं हो जाएगा ना. आई एम बोर्न टू अ पंजाबी, आई मीन आई एम बोर्न टू पंजाबी पेरेंट्स, आई हैव बीन रेज्ड इन अ पंजाबी हाउस होल्ड, बट मैं वैसा नहीं हूँ. सो पीपल माइट फॉर्म एक्सपेक्टेशंस एंड दे माइट इंटरप्रेट माई बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दैट कि भाई मैं ऐसा हूंगा, बट मैं नहीं हूं तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ. नाउ यहीं पे जो चौथा स्टेप आता है, जो मैंने आपको बोला कि जो स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस का जो फर्क आता है वो वहीं पे आता है. अगर कोई व्यक्ति अगर मुझे मिलता है और वो अपना स्टीरियोटाइप चेंज कर पाता है, आप जिस तरह से मैंने अपनी कम्युनिटी का एग्जांपल दिया, आप अपनी कम्युनिटी के बारे में भी सोच सकते हैं, यू कैन गिव अ थॉट. और अगर सामने वाले को आप समझा सकते हैं कि भाई हम सब ऐसे नहीं होते या ये सब ऐसा नहीं होता है, तो अगर वो अपना धारणा चेंज कर लेता है तो अच्छी बात है. नहीं होता है तो चौथे स्टेप में आके वो गड़बड़ में पड़ जाता है. द स्टीरियोटाइप इज मेंटेन्ड. कैसे मेंटेन हो जाता है? ओवर एस्टिमेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टीरियोटाइपिंग बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय अदर्स. आप हो सकता है मुश्किल में 2 3 4 अमेरिकन को मिले होंगे, चलिए इंडिया के बाहर चलते हैं, 2 3 4 अमेरिकन को आप पर्सनली शायद जानते होंगे, बट आप क्या बोलेंगे, भाई सारे अमेरिकन ऐसे ही होते हैं. अब यू आर एग्जाजरेटिंग, आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं. या आप रियल लाइफ में किसी भी वकील को कभी मिले नहीं होंगे, पर आपने टीवी में जो वकील देखे आप बोलते हैं नहीं मैंने देखा हुआ है, सब वकील ऐसे कैसे ही होते हैं. तो व्हाट इज हैपनिंग? आप मुश्किल से किसी को मिले हो, बट यू आर ओवर एस्टिमेटिंग द फ्रीक्वेंसी के नहीं सब लोग ऐसे ही ऐसे करते हैं. या फिर यू इनकरेक्टली एक्सप्लेन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कि नहीं ये इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा है क्योंकि ये स्टीरियोटाइप का है, ये लड़की है इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है, ये लड़का है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है.
या ये लाइक ये इंडियन है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है, ये अमेरिकन है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। सो यहाँ पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। या फिर आप डिफरेंशिएट करते हैं माइनॉरिटी इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन सेल्फ कि नहीं, हम लोग ऐसे नहीं है, ये बाकी के लोग ऐसे हैं। तो इन सब चीजों से स्टीरियोटाइप प्रिजुडाइज में बन जाता है, और ये जो स्टेप है यहाँ पे आप अपने स्टीरियोटाइप को मेंटेन करते हैं। तो जो समझदार व्यक्ति होता है, जो एक अच्छा मैनेजर है, वो कहीं ना कहीं ये स्टीरियोटाइप को प्रेजुडाइज में कन्वर्ट होने से रोकता है, और कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपने स्टीरियोटाइप्स को रीअलाइन करता है कि नहीं, हो सकता है मेरी समझ गलत रही। नेक्स्ट जो फैक्टर है इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग, दैट इज हेलो इफेक्ट। नाउ हेलो इफेक्ट को भी आप एक तरह का एट्रीब्यूशन या एक तरह का स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये एक्सट्रीम प्रेजुडाइज होता है। यू टेंड टू परसीव पीपल के सब लोग बहुत अच्छे हैं या सब लोग बहुत बुरे। फॉर एग्जाम्पल आप सब सोचिए कि आपकी लाइफ में कोई हीरो फिगर होगा या कोई आइडल होगा, आपकी मदर या आपके फादर या आपका कोई पर्टिकुलर टीचर होगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता, नेवर। कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी मम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती, या मेरे डैडी ऐसा कर ही नहीं सकते, या हमारे ये सर ऐसा कर ही नहीं सकते। बट नाउ दिस इज नथिंग बट एन हेलो इफेक्ट। नाउ क्या होता है, या इसका नेगेटिव जिसको हेलो इफेक्ट भी बोलते हैं, और कई लोग इसको डेविल इफेक्ट भी बोलते हैं। देयर इज नो सच टर्म एज डेविल इफेक्ट इन मैनेजमेंट, बट फिर भी मैंने कई लोगों को ये वर्ड यूज करते सुना है कि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, अभी स्कूल के जमाने में या कॉलेज के जमाने में, या आपका पर्सनल भी कोई रीजन नहीं है, आपको किसी ने बस बताया ये व्यक्ति खराब है, तो आप बस गलत ही इंटरप्रेट करते हैं, ये ऐसा ही है, ये तो ऐसा निकम्मा ही है, ये तो एकदम आलसी है, तो वो है। तो वहां पे कोई व्यक्ति अगर आपके लिए अच्छा काम भी करेगा ना, नहीं नहीं ये तो इसको आज मेरे से काम पड़ा है ना, इसलिए मेरे से बात कर रहा है, ये करके, तो वहां पे क्या हो रहा है कि आप उसको नेगेटिव देखे जा रहे हैं, यू आर परसीविंग इट बैड। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि जो आपका हीरो फिगर है, आप उसको सारी गुड क्वालिटीज दे देंगे कि एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम, कि भाई ये एकदम क्या बोलते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत सिंसियर है। अभी हो सकता है कि आपके फादर या मदर या आपके जो टीचर जिनको आपने ये हीरो इफेक्ट लगाया है, या अगर आपके बॉस को आपने ये लगाया है, हो सकता है कि ठीक है उनके अंदर 100 अच्छाइयां हैं, तो दो चार खामियां होती है, हर किसी में होती है, इंसान है। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई ये सब ये खाली गलत ही करता है, तो हो सकता है कई बार ये टीचर्स के अंदर देखा गया है कि वो किसी स्टूडेंट को बस ये बोलते हैं नालायक ही। अरे भाई वो स्टूडेंट शायद पढ़ाई में नालायक नहीं होगा या क्लास में नहीं ध्यान देता होगा, बट वो घर पे पढ़ता होगा, या दूसरी चीज में आर्ट्स में अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। तो ये हेलो इफेक्ट का कई बार गड़बड़ हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, हेलो इफेक्ट अकर्स ऑफन अकर्स व्हेन सुपीरियर रेट सबऑर्डिनेट इन अ फॉर्म और अप्रेजल। जब वो अप्रेजल करने बैठते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय उनकी खुशामदगी करता है, जो एम्प्लॉय उनकी ज्यादा ही चमचागिरी करता है, या जो एम्प्लॉय उनको लगता है नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये इतना सिंसियरली काम करता है, डेडिकेटेडली काम करता है, और ये बहुत अच्छा ही होगा, हर चीज अच्छी ही करता होगा। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। हो सकता है कि भाई कोई एक अकाउंटेंट है, वो अपने काम में अकाउंट्स लिखने में बहुत अच्छा है, वो प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से डेटा प्रेजेंट कर लेता है, बट ही और शी डजंट नो हाउ टू टॉक टू द कलीग्स। एकदम रूड बदतमीज बिहेवियर है उसका, या फिर पंचुअल नहीं है, या फिर पर्सनल हाइजीन उसका ठीक नहीं है। अब आप जाके अगर अपने मैनेजर को बोलेंगे कि भाई साहब इसमें प्रॉब्लम है, नहीं नहीं ये तो इतना अच्छा है, ये तो हर चीज बहुत सिंसियरली करता है, ये गलत कर ही नहीं सकता, ये क्या हो रहा है, दिस इज हेलो इफेक्ट। टीचर्स के साथ कई बार होता है, व्हेन समबडी कम्स एंड सेज सर ये स्टूडेंट ने ऐसा किया है, नहीं ये तो बहुत सिंसियर है, ये तो बहुत हार्ड वर्किंग है, ये गलत कर ही नहीं सकती। सो दिस इज हीरो इफेक्ट। नाउ वेयर अ मैनेजर evaluating employees on certain dimension may assume that someone is good in one dimension, must also be good at other things and rate the person highly on all other aspects. So इससे बच के थोड़ा रहना चाहिए। नेक्स्ट इज perceptual context. Now, perceptual context is nothing, but it is in a context in which an object is placed, influence perception. मतलब क्या होता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पे अगर आप सड़क पे देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे आंख आपको घूर रहा है, या आपको स्टेयर कर रहा है, या आपको देख के ऐसे आईब्रो ऊंची कर रहा है, या फिर आपको देख के किसी और से बात, तो आप इतनी गौर नहीं करेंगे, बोले ठीक है यार नॉनसेंस है, कुछ भी बोले जा रहा है। बट अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे आप अगर आप देखते हैं कि आपके कोवर्कर्स आपको देख के कुछ आपस में बात कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में, एम आई गोइंग टू बी फायर्ड, या फिर ये लोग मेरे से खुश नहीं है, या कुछ आप कुछ ना कुछ रीजन देखने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर आपका बॉस चलते चलते आपको आप गुड मॉर्निंग बोलते हो और आपको गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं देता है,
तो आप सोचते हो, ओ माय गॉड, मैंने कुछ कर दिया क्या? या फिर आपका बॉस चलते चलते आपको बोलता है, मुझे पता है कि आजकल आप क्या कर रहे हो। ना आप सोचेंगे, भाई बॉस ये किस चीज की गलती लगा रहा है। बचपन में कई बार होता था कि मुझे जब मेरी मम्मी बुलाती थी मेरे रूम से, यानुज जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मैं बैठे बैठे मेरे दिमाग के अंदर 10 विचार आने शुरू हो जाते थे। उसमें भी अगर मैं किसी के फ्रेंड के घर पे बैठा हूँ, हमारे टाइम पे मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो लैंडलाइन का जमाना होता था। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं अपने किसी फ्रेंड के घर पे बैठा होता था, मम्मी का फोन आता था कि जरा घर पे आ, तो मुझे तेरा काम है। तो जब तक मैं घर पहुंचता था, मैं कम से कम 50 सिनारियो अपने दिमाग में चला लेता था। हाँ, मैंने क्या गड़बड़ की है, मैंने ये किया, अच्छा मैंने ऐसा कर दिया है, भाई के साथ ये किया है, या स्कूल से मेरी कोई कंप्लेन आई है। तो दिस इज नथिंग बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये हो क्या रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड स्ट्रक्चर जो होता है, इट प्रोवाइड्स द प्राइमरी कंटेक्स्ट इन विच मैनेजर्स एंड वर्कर्स डू देयर परसीविंग। इसीलिए व्हेनेवर हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात करते हैं, कोई ऑर्डर दे रहे, कोई मेमो दे रहे, कोई न्यू पॉलिसी दे रहे, या इवन किसी को अगर आप ऐसे अगर एक एम्प्लॉय के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, उसको शाबाश भी बोल रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ना सिर्फ वो, आसपास वाले लोग उसके 10 मीनिंग निकालेंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट इज परसेप्चुअल डिफेंस। अब परसेप्चुअल डिफेंस क्या होता है? जस्ट लाइक द वे आवर ब्रेन ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग, आवर ब्रेन ऑटोमेटिकली डिफेंड्स आवरसेल्व्स। कि भाई अगर it is basically an individual is likely to put a defense when confronted with conflicting, unacceptable or threatening stimuli। मतलब अभी तक जो आपका ये स्टीरियोटाइपिंग से ही रिलेटेड है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मानता हूं ऑल विमेन आर बैड ड्राइवर्स, तो अगर मुझे, अगर कोई सामने कोई लेडी आके दिखती है कि देख मैं इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, तो हम उसको एक्सेप्ट करने से पहले, आप ही नहीं ये मेरे अंदर भी है कि उसको एक्सेप्ट करने से पहले मैं पहले एक अपना मेरा डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर होता है, और मैं 4 फॉर्म्स के अंदर इसको रोकने की कोशिश करता हूं, अपनी धारणा को चेंज होने से रोकने की। पहले तो मैं बोलता हूं आउटराइट डिनायर, हो ही नहीं सकता, ठीक तू ठीक है, यू आर ब्लफिंग, कोई वुमेन ऐसी अच्छी ड्राइवर, वुमेन ऐसी अच्छी ड्राइवर नहीं होती, ये आउटराइट ये है। या फिर आई विल मॉडिफाई द डेटा रिसीव के, ठीक है, ओके, आई विल बाय दैट। या फिर क्या होगा, चेंज इन परसेप्शन बट रिफ्यूजल टू चेंज, के ठीक है, यू माइट बी अ वेरी गुड ड्राइवर बट आई विल स्टिल से कि नहीं, ऑल वुमेन आर बैड ड्राइवर, ये एक दो एक्सेप्शंस निकल के आ जाते हैं। द फोर्थ मोस्ट पॉजिटिव डिफेंस जो होता है, वहां पे यू चेंज द परसेप्शन योरसेल्फ, कि आप बोलते हो नहीं ये है। तो इट इज आर टेंडेंसी, it is a very natural human tendency। again you should not feel guilty about it, you should not feel defensive about it, कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, आपका पहला रिएक्शन यही होगा ये गलत है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो खासकर ये होता है कि अगर आप कोई बात मानते हो और आपका फ्रेंड आके बोलता है बेटा ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप सीधा आके बोलते हो नहीं 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 नहीं, जो मेरा सोर्स है वो करेक्ट है। So this is a defense that we likely to pay, but keep an open mind and try to change whatever is happening। नाउ एक स्टडी की गई थी इस परसेप्चुअल डिफेंस को समझाने के लिए, जहां पे एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया था। एंड ये 4 डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से यंगस्टर्स या स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर या हर इंसान के दिमाग में चलते, उसको समझाने की कोशिश की गई थी कि स्टूडेंट्स वर प्रेजेंटेड विद द वर्क इंटेलिजेंट एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैक्ट्री वर्कर। ये वर्क नहीं, ये वर्ड होगा, सॉरी। तो स्टडी के अंदर क्या बोला गया कि जो फैक्ट्री वर्कर्स है उसको एसोसिएट किया गया द वर्ड इंटेलिजेंट के साथ। नाउ आमतौर पे हम लोग फैक्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, हम क्या मानते हैं कि ये बहुत खास पढ़े लिखे नहीं होते, ये अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, इनका टर्म ही हम अनस्किल्ड वर्कर्स लेते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, और ये इंटेलिजेंट नहीं होते कोई एज सच। ये ठीक है, इनको जो काम बोला जाए उतना काम कर लेते हैं, अपना दिमाग लगाते नहीं। नाउ दिस इज अ स्टीरियोटाइप, ओके, आई एम डिलिबरेटली स्टेटिंग आउट अ स्टीरियोटाइप। Now, this was conflicting to the nation notion about a worker held by the students, because लोग बच्चे बोले नहीं नहीं वर्कर्स तो ऐसे नहीं होते। Now 4 तरह के रिस्पॉन्सेज आए इस सर्वे के अंदर। कुछ लोगों ने तो आउटराइटली डिनाई कर दिया। सम स्टूडेंट्स डिनाइड दैट द फैक्ट्री वर्कर्स कुड बी इंटेलिजेंट, बोले आप गलत ही बोल रहे हो साहब, हो ही नहीं सकता वो इंटेलिजेंट है। कुछ लोगों ने डेटा को मॉडिफाई किया, उन्होंने बोला सम स्टूडेंट सेड दैट द वर्कर वाज इंटेलिजेंट बट लैक्ड इनिशिएटिव टू राइज अबव हिज ग्रुप। उसने बोला कि नहीं ये इंटेलिजेंट तो है, बट इनमें ना वो चाहत नहीं होती कि हम आगे बढ़ के काम करें या इनिशिएटिव ले या हम लीडरशिप ले। सो इन्होंने इंटेलिजेंस को किसी और ट्रेड के साथ जोड़ दिया। वर्ड सिंपल था इंटेलिजेंस, कहीं पे भी लीडरशिप नहीं था, कहीं पे भी इनिशिएटिव नहीं था, बट दे आर मॉडिफाइंग द इंफॉर्मेशन, डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हो सकता है इंटेलिजेंट है, बट फिर भी इनको अच्छा बुरा समझने की या लीडरशिप लेने की या इनिशिएटिव लेने की टैलेंट नहीं। थर्ड ग्रुप ने क्या किया, they changed the perception but their refusal to change। Few students felt that the word intelligent conflicted with their understanding of a worker,
what they believed about the worker was that he was not too intelligent, कि ठीक है स्मार्ट है इंटेलिजेंट होंगे बट कोई बहुत ज्यादा एकदम पढ़े लिखे बहुत ज्यादा होशियार नहीं है, तो ठीक है आप बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं, बट वी स्टिल बिलीव कि नहीं नहीं इतना ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं होते। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो टेम्पररली अपना परसेप्शन चेंज करने को तैयार है बट वो अपना स्टीरियोटाइप अपनी धारणा कंप्लीटली चेंज नहीं करते। सो दिस इज अगेन अ डिफेंस दैट आवर ब्रेन पुट्स अप फॉर अस। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज चेंज इन परसेप्शन इटसेल्फ। तो जो चौथा ग्रुप था, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे फेल्ट दैट वर्कर्स वर रियली इंटेलिजेंट बट दिस चेंज इन परसेप्शन वॉज वेरी सटल। वो फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते ओपनली, वो मानते हैं बट कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वो बोलते हैं ना अपना थोड़ा सा एक मसाला डालने की कोशिश करते हैं कि वो जोक्स मारता है बिकॉज वो वर्कर विटी है, या फिर स्ट्रीट स्मार्ट है, वो एक्चुअली में कोई बुक स्मार्ट नहीं है, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट है। सो दे आर रेडी टू चेंज द परसेप्शन बट एक्सेप्टेंस करने के लिए तो भी उनका परसेप्चुअल डिफेंस आता है। तो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी अबाउट द परसेप्चुअल डिफेंस। नेक्स्ट कम्स इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरी। नाउ इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरी क्या कहती है कि हम एक एन इंडिविजुअल्स परसेप्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिलीव दैट सर्टेन ह्यूमन ट्रेट्स आर एसोसिएटेड विद वन अनदर। कि आप ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर ये पर्सनैलिटी है तो ये इसके साथ मैचिंग इसका बिहेवियर ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज वेरी क्वाइट, बहुत ज्यादा बात नहीं करते, तो आपको लगता होगा ये बड़ा सीरियस है, बड़ा गंभीर किस्म का इंसान है। हो सकता है दैट पर्सन इज जस्ट इंट्रोवर्ट, और बट वो मौका आने पे बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते होंगे अपने आसपास के लोगों के साथ, या फिर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होगा, दे आर नॉट सीरियस एट ऑल, दिमाग से काफी फनी काफी विटी होंगे, बट हम ये बोलते हैं ये चुप है या ये इंट्रोवर्ट है मतलब ये सीरियस होगा। या एक और एग्जाम्पल जो है कि ऑनेस्टी का जो ट्रेट है उसको हम हमेशा मानते हैं कि ये अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है तो वो हार्ड वर्किंग भी होगा, ये करके। अब वो जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान झूठ नहीं बोलता होगा, बहुत ऑनेस्ट होता होगा बट लेजी हुआ, या वहीं पे कोई इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होगा बट इतना ज्यादा ऑनेस्ट नहीं होगा, कभी कभी बेइज्जती सॉरी बेईमानी कर लेता होगा या धांधली कर लेता होगा। बट क्या होता है यूजुअली हम पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को आपस में जोड़ के परसीव करते हैं। जो लास्ट फैक्टर है हमारे प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग में दैट इज प्रोजेक्शन। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ये करके कि जो जिसको जैसा बोलता है वो खुद ही वैसा होता है। बोलते हैं ना मोहल्ले में एक दूसरे को चिल्लाते होंगे, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट जैसे बोलते थे तू पागल, तो बोले हाँ जो पागल होता है उसको सब पागल ही लगते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। अब ये बात होती है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, पीपल टेंड टू सी इन अनदर पर्सन स्टेट्स दैट दे देमसेल्फ पोजेस। अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं, अगर आप बहुत ऑनेस्ट है, अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग है, तो आप कहीं ना कहीं आपका प्राइमा फेसी आप यही मानेंगे कि नहीं बाकी सब लोग भी बहुत पॉजिटिव है, दुनिया में एवरीबडी इज नाइस एवरीबडी इज काइंड, एंड हार्ड आप मानेंगे कि नहीं सब लोग खाली मैं मेहनत नहीं करता हूँ बाकी सब लोग भी काम करते हैं, ये करके। वहीं पे अगर आप आपका वर्ल्ड व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया ऐसी है ये वो है, तो आप सब लोगों को ऐसे ही देखेंगे कि नहीं एवरीबडी इज लाइक दैट, ये करके। सो वी बेसिकली प्रोजेक्ट आवर ओन फीलिंग्स, our own tendency or motives into the judgment of others. Now, this is particularly true regarding undesirable traits with the perceiver possess but fails to recognize in himself. कई बार क्या होता है कि हमारी जो कमियां होती है वो हम खुद से तो मान नहीं पाते, खुद को एक तो एक्नॉलेज नहीं कर पाते, बट हम दूसरे के ऊपर वो प्रोजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनसिक्योर हूं अपनी लुक्स को लेके कि भाई मैं गुड लुकिंग नहीं हूं, ये नहीं हूं वो नहीं हूं, बट मैं कभी भी ये बात मानूंगा नहीं, मैं कभी भी इस चीज को मानूंगा, बट आई विल ऑलवेज ट्राई टू जज अदर पीपल बाय देयर लुक्स। मैं देखूंगा ये ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, दिस इज नथिंग बट माई ओन इनसिक्योरिटी। या फिर अगर अगर मेरी कोई और कमी हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लेजी, अगर मैं एनर्जेटिक हूँ मैं खुद लेजी हूँ और मैं सोचूंगा कि भाई ठीक है ये सामने वाला लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया बिकॉज ये मेहनत करना ही नहीं चाहता। ना हो सकता है कि जो जिस व्यक्ति के बारे में ये ओपिनियन बना रहा हूँ, ये परसेप्शन बना रहा हूँ, उसकी लाइफ में कोई रियल में कोई प्रॉब्लम आई होगी, उसने बहुत मेहनत की होगी तो भी उसको सक्सेस नहीं मिली, बट क्योंकि मैं खुद आलसी हूँ, मैं खुद जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, तो मुझे सबका यही लगता है कि नहीं यार कोई इतना हार्डवर्किंग होता नहीं, ये सब ताम झाम। खुद अगर कोई इंसान खुद बेईमान है, अगर आपकी बात नहीं करता हूँ मेरी बात करता हूँ, कि अगर मैं खुद ऐसा हूं कि भाई मुझे लोगों को चीट करना पसंद है, मुझे लोगों को फ्रॉड करना पसंद है, लोगों से पैसे चुराना पसंद है, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई बाकी सब लोग भी ऐसे ही करते हैं, तो किसी को भी मौका मिलेगा तो वो जरूर मेरे से चोरी करके भाग जाएगा या मुझे झूठ बोलेगा। सो नाउ दिस इज नथिंग बट वट आई एम प्रोजेक्टिंग, और ये खासकर पॉजिटिव ट्रेड्स की जगह, क्योंकि पॉजिटिविटी हम हमेशा अपने ऊपर ले लेते हैं एट्रीब्यूशन के अंदर, कि नहीं ये अच्छा इसके लिए हो रहा है क्योंकि मैंने अच्छा किया,
पर नेगेटिव हम हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते कि नहीं ये तो ऐसा ही है, ये करके. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग. नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द फिफ्थ स्टेप इन द परसेप्चुअल प्रोसेस, which is the process of checking. Thank you.